बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि यार खेमपुर में यार ये नेक की प्रोफाइल, ये ऐसे बच्चे हैं बनते कैसे हैं, जब हम ब्रीड कराते हैं तब तो होते नहीं। ये क्या मसाला खिलाते हो ऐसा है जो सब व्यूअर को बताओ तो ये भी ऐसा कर पाए। अगर मैं बात देखूं कि ये गुड़ी और ये गुड़ा राम भरोसे काम है और छोड़ दो और हो जाएगा, ये कभी नहीं होता है। उसके पास पैसा है, रिसोर्सेज हैं, पर वो अभी भी सही सिलेक्शन पे नहीं आ पा रहे क्यों, वो कंफ्यूज है। मतलब गंगा जी गए गंगाराम बन गए, जमुना जी के जमुनाराम बन गए वाली स्थिति होती है। मेरा घोड़ा डिजर्विंग था, ये आज नंबर नहीं ला पाए। राइट। अब वो किसी भी सिनेरियो से उस घोड़े ने प्रेजेंट नहीं किया या फिर उससे बेटर कोई घोड़ा आ गया या फिर जज को उस पॉइंट पे वो घोड़ा समझ में नहीं आया, कई सिनेरियो हो सकते हैं। बिल्कुल। तो भाव आ जाता है कि यार मेरा घोड़ा इससे तो बेटर था, मतलब मेरा फोर्थ आ सकता था, अगर मेरा सेकंड आ सकता था। तो बस मैं ये कोशिश करता हूँ कि अगर कभी अगर मुझे ऐसा लगा हो तो मैं कोशिश करूँ कि मैं किसी के साथ ऐसा ना करूँ। राइट, बिल्कुल। तो गुड इवनिंग खमाखनी बना, कैसे हैं आप? हेलो मोहित जी, कैसे हैं आप? बस सब बढ़िया है। एक बार मेरे जो नए व्यूअर हैं, मैं तो पर्सनली आपको जानता ही हूँ बहुत अच्छी तरीके से और ऑलमोस्ट मेरी सभी ऑडियंस जानती हैं, पर कुछ जैसे यंगस्टर भी नए आ रहे हैं और नए लोग जैसे जुड़ रहे हैं अपने चैनल से। तो एक बार आप अपने पूरा जो आपका नाम है, अपना स्टड का नाम है और अपना स्टेबल कहाँ है, उसके बारे में थोड़ा सा आप एक बार इंट्रो दीजिए। नमस्कार आपके व्यूअर्स को, मेरा नाम शांतनु सिंह खेमपुर है। ओके। अभी आप मोहित जी जहाँ पे इंटरव्यू ले रहे हैं, ये मेरा नेटिव गांव है खेमपुर, जो उदयपुर के पास में है। ओके। यहीं पे हमारी एक हेरिटेज होटल भी है और वहीं हमारा स्टेबल भी है, जो श्रीकुलम स्टड फार्म के नाम से है। और बाकी यहाँ पे जो पहले स्टालियंस रह चुके और अभी हैं, आई थिंक उसकी जानकारी होगी आपके व्यूअर्स को। बिल्कुल जानकारी। तो वो हर बार के लिए मेरा ये सभी जने कमेंट करते ही हैं, तो मैं आपको पहली सबसे क्वेश्चन नहीं करके ये मैं पूछ लेता हूँ, मेरे को आप ऑन कैमरा घोड़े कब दिखाएंगे सारे? बहुत जल्दी। पर एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी सोच है कि कुछ चीज़ें हकीकत में ज़्यादा अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू वीडियोज़ और फोटोज़। तो जो आपके व्यूवर्स है, जो घोड़े देखने के इच्छुक है, अगर वो खुद जब यहाँ आके देखेंगे तो उनको अनुभव बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू वीडियोज़, जो मेरा मानना है आपका। मैं खुद भी ऑनेस्टली किसी के घोड़े को या किसी भी पर्टिकुलर जानवर को मैं ओवर वीडियो जज करना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि कितनी बार क्या होता है, आप कितनी बार एक गलत एंगल एक घोड़े का पूरा उसकी पूरी एनाटॉमी को आपको एक गलत तरीके से दिखा सकता है, जो मुझे थोड़ा सा आइडिया पसंद नहीं है। तो मेरे सभी व्यूअर को मैं बता दूं कि उन सबका मोस्ट वेलकम है श्रीकुलम स्टड पे, अगर वो पर्सनली कभी भी घोड़े देखने चाहें और उसके अलावा मोहित जी एक और चीज़ ये होती है कि आज आप और मैं जो बात कर रहे हैं, अपन घोड़ों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर सिर्फ घोड़े दिखाने हैं तो वो आप श्रीकुलम स्टड फार्म के पेज पे देख लीजिए, वो आप मेरे फेसबुक अकाउंट पे देख लीजिए। बिल्कुल। इसी के साथ अपन सबसे पहला, जैसा मेरा क्वेश्चन रहता है तो मैं वही स्टार्ट करता हूँ आपके साथ। जैसे अपनी घोड़ों की जर्नी के लिए तो बात हो गई, घोड़े कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले हुक्म मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अपने जैसे ब्रीडिंग ऑलमोस्ट सब जगह हो रही है, होने का मतलब जो एक घोड़ी रख रहा है उसने धीरे धीरे बढ़ा के 2-3 घोड़ी भी कर ली, ब्रीडिंग भी हो रही है, बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। इसी में मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जैसे ये ब्रीडिंग हो रही है, इसमें जो ये लाइन ब्रीडिंग कर रहे हैं, ये क्या अच्छी चीज़ है, ख़राब चीज़ है या क्या चीज़ है? कुल मिला के लाइन ब्रीडिंग अच्छी है या नहीं, सबसे पहले तो बताइए। देखो मोहित जी, ये वाला सवाल आई थिंक अपन तीसरी बार कर रहे हैं। इससे पहले मेरा मन नहीं पड़ता, वो क्या देखता हूँ ना बार तो वहाँ पे पूछ नहीं सकता क्योंकि धक्के देंगे। कहाँ पे? यहाँ पूछ लूँ जहाँ पे देख रहा हूँ। अच्छा। तो वो तो बोल नहीं सकता हूँ। नहीं देखो, इसमें सही गलत का कुछ नहीं है। देखो, कोई भी चीज़ एक्सेस में ख़राब होती है। एक टिपिकल लैंग्वेज में आप लाइन ब्रीडिंग जो मैं पूछ रहा हूँ वो एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझा दीजिए, लाइन ब्रीडिंग है क्या? लाइन मतलब लाइन ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि आज घोड़ों के अंदर जितनी भी लाइंस है, स्ट्रेन है या आप ओद कहो, उन स्ट्रेन्स के अंदर 2 घोड़े, एक मेल और एक फीमेल, थोड़े दूर के जनरेशन्स को जब आप ब्रीड करते हो, उसे एक ब्रीड को प्रिजर्व करने के लिए उसे लाइन ब्रीडिंग कहते हैं। बिल्कुल। इंटर ब्रीडिंग जो आपका दूसरा सवाल होने वाला था, मैं बस आपके हाव से समझ गया था मैं। उसका मतलब होता है जब आप एक क्लोज फैमिली में, सिबलिंग्स में, फॉर एग्जांपल भाई बहन में, या फिर अगर बहुत क्लोज 1-2 पीढ़ी के जनरेशन में ही जब आप ब्रीड कराते हो, उसे इंटर ब्रीडिंग कहते हैं। बस। तो मैं आपको उसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, किसी भी चीज़ की अति खराब होती है, आप समझना। पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ अगर आप बहुत एक्सेस में कर रहे हो तो वो
शायद अच्छा नहीं, वो इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि एक तो ठीक है जो जेनेटिक डिफेक्ट्स आते हैं वो है, पर उसके अलावा ये भी है कि आप किसी भी एक स्ट्रेन को जब आप बहुत बढ़ावा देते हो तो उसके पीछे कई ऐसी स्ट्रेन्स होती है जो उनके बराबर का कंट्रीब्यूट कर सकती है, वो छिप जाती है। ओके। और फिर जब एक सर्टेन ब्रीड या फिर एक सर्टेन स्ट्रेन जब ट्रेंड में आती है और जब लोग उसके पीछे भागते हैं तो कुछ अच्छी स्ट्रेन जो होती है जिनको कोई पूछता नहीं और धीरे धीरे वो लुप्त हो जाती है। और ऐसे ही करके कहीं ना कहीं ब्रीड भी पूरी जो ब्रीड का जो पूरा इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। Okay. तो इंटरब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग के कुछ स्पेसिमेन बहुत आउटस्टैंडिंग भी हैं। देखो आप एक बात समझना, मैं जितना समझता हूँ, मैंने जितना भी जाना है, पढ़ा है, बहुत फॉरेन कंट्रीज में इंटरब्रीडिंग भी की जाती है। वो तब की जाती है, फॉर एग्जांपल आप मान लो एक घोड़ा है, बहुत, पर वो उस घोड़े के इंडिया के अंदर बहुत कम स्पेसिमेन रहे। जैसे मान लो एक XYZ कोई एक घोड़ा, कोई भी आप नाम सोच लो, एक वो घोड़ा है, उसके हिंदुस्तान के अंदर 1-2 नर हैं, 1-2 मादाएं हैं, वो उसका लाइन ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट पे, तब आप उसके क्लोज जेनेटिक्स को ब्रीड करते हो ताकि उसका जो जीन है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में आ जाए, ताकि जब उसके जो इंटरब्रीडिंग के बच्चे हैं वो कल को किसी और ब्रीड और लाइन पे भी अगर आप यूज करोगे तो वो खुद का इम्पैक्ट नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। तो ये बहुत एक प्लान्ड ब्रीडिंग प्रोसेस है। इंटरब्रीडिंग जो है, मैं इसको गलत या सही के मापदंड में मैं नहीं कहूँ, क्योंकि मैंने इसके आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स भी देखे हैं। Okay. जो ब्रीड में अच्छा कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी दिखे हैं जो फेलियर्स भी हैं, और इसका भी फॉर्मूला होता है। आप देखो साइंस के अंदर एक कहावत है कि साइंस बेसिकली थ्योरी है, तो थ्योरी के अंदर आपको आंसर्स नहीं मिलते हैं। बिल्कुल। आज मैंने आपको एक थ्योरी समझा दी तो उसका कोई कंक्लूजन नहीं है, वो आप जब अप्लाई करते हो, जब वो थ्योरी आपके प्रैक्टिकल ब्रीडिंग प्रोग्राम में डालते हो, तब आप उसको एक्सपीरियंस करते हो। पर उसका बेटर फॉर्म मैं मानता हूँ कि जब आप उस थ्योरी को कैलकुलेशन में ले आते हो, समहाउ मैथमेटिक्स में लाते हो, तो आपको एक आंसर मिल जाता है। बिल्कुल। तो ये ब्रीडिंग भी एक बहुत कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है। बिल्कुल। आप उसको सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं कर सकते हो। तो मेरा इसके अंदर जो मेरी पर्सनल राय और सोच है वो ये है कि इंटरब्रीडिंग कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव भी साबित हुई है। अच्छा, सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, बाहरी कंट्रीज में, पर वो किस हद तक और कहाँ तक और किसके लिए, वो इम्पोर्टेंट है। और लाइन ब्रीडिंग, उसके भी एडवांटेज डिसएडवांटेज ज़्यादा है, पर वो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ओके। तो ये मेरा अपनी कैलकुलेशन क्या, अच्छी चीज़ है या खराब चीज़ है? मैं आपको वही कहना चाह रहा हूँ, अच्छी और सही का फैसला मैं तब करूंगा जब वो मैं कर रहा हूँ, मेरे स्टेबल, मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, उसका वो उनके लिए सही गलत है, ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल। मैं मेरे लिए डिसाइड करूंगा। अगर मैं कल को कोई एक घोड़ा या घोड़ी या ब्रीड करता हूँ, या मैं किसी एक ऐसे घोड़े घोड़ी से ब्रीड करता हूँ जो क्लोज जेनेटिक्स का प्रोडक्ट है, तो वो मुझे पता होना चाहिए मेरे लिए कहाँ काम करेगा। बिल्कुल। तो इसमें सही गलत की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये आपके ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये उसे डिस्ट्रॉय कर रहा है। Okay. आज आप देखो कि इंटरब्रीडिंग, मैं मानता हूं कि जो अरब ये मानता है, जो बाकी की जो इंटरनेशनल हॉट ब्लड की ब्रीड जो मैंने पढ़ी, वो ये कहते हैं कि आप मदर में नहीं करना चाहिए। मैं भी ये बात मानता हूं कि आपको एक माँ की औलादों को आपस में ब्रीड नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। पर जहाँ पे सायर साइड मिक्स हुई है, वहाँ पे मैंने कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी देखे हैं। पर ऐसा नहीं है कि वो एक बार आ गया उसको बार बार आप करते जाओ, वो अच्छा नहीं है। पर वो बेसिकली मैं वो कह रहा हूँ ना कि ये बहुत एक, देखो ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं, फिर एक एडवांस ब्रीडिंग प्रोग्राम, ये एडवांस ब्रीडिंग प्रोग्राम के पहलू हैं। तो इसको समझने के लिए आपको पहले उतना समझना भी पड़ेगा ब्रीड को, आपको वो चीज़ भी समझनी ज़्यादा होनी होगी। तो इसके अंदर मैं सही गलत में नहीं कहूँगा, मैं बस ये कहूँगा कि ये क्या है और क्या नहीं है। बिल्कुल जी। तो अगर नेक्स्ट बना बात करें, जैसे अपने खेमपुर में एक अच्छे लेवल की ब्रीडिंग हो रही है, वो लेवल तो मैं आपको ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो लेवल आपका अपग्रेड ही है, हमेशा अपग्रेड ही रहता है। तो उसी के तहत जैसे देखते रहते हैं जो नए लोग जुड़ रहे हैं, मैं आपको एक सीधी भाषा में बोलूँ तो जैसे बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि यार खेमपुर में यार ये नेक की प्रोफाइल, ये ऐसे बच्चे हैं, बनते कैसे हैं, जब हम ब्रीड कराते हैं तब तो होते नहीं, ये क्या मसाला खिलाते हो ऐसा जो सब व्यूअर को बताओ तो ये भी ऐसा कर पाए एक्चुअली, या मैं भी कर पाऊँ कि भाई ऐसी नेक प्रोफाइल आ जाए मेरे बच्चों में। एक्चुअली ये सारा मेरे बच्चे मतलब मेरे घोड़े के जो वीडियो प्रोग्राम। अच्छा, अगर आप जैसे घोड़ों को नहीं बोलते तो मैं समझता ही नहीं। सही है। नहीं, तो देखिए, इट इज ऑल अ गेम ऑफ जेनेटिक्स। ये सब जेनेटिक्स का खेल है। ना तो मेरे करने से कुछ होता है, ना मतलब ये कोई और कर रहा है उसके नहीं हो रहा, हो भी रहे हैं कुछ जनों के पास। इट इज ऑल अबाउट जेनेटिक्स। अगर आपको एक कैरेक्टर चाहिए, अगर आप घोड़ा और घोड़ी में कैरेक्टर नहीं तो आप कैसे लाओगे? मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल आप मैथ्स का किताब पढ़ के आप साइंस का पेपर पे कैसे लिख पाओगे? बिल्कुल सही बात। तो आपको उसके लिए आपका सब्जेक्ट तो पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो कैरेक्टर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है घोड़ों का, और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अगर आज एज अ ब्रीडर, मुझे पता है कि मेरे घर में कौन सा जीन पूल के घोड़े खड़े हैं, और मैं क्या और मेरा आइडियल विजन क्या है, मुझे कैसा घोड़ा ब्रीड करना है। अगर मैं उस कॉम्बिनेशन से चलूंगा तो
मतलब जो आज आप कह रहे हो वो देखने को चीज़ें मिल रही है, और उसके अंदर भी मुझे ऐसा लगता है कि घोड़ियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मुझे 5-6 दिन पहले कोई मुझे कह रहा था कि हमारे पास एक बच्चा है ऐरावत करके, हैग्रीव का। तो कोई मुझे कल परसों कह रहा था कि बहुत आउटस्टैंडिंग बच्चा है, हैग्रीव ने बहुत जोरदार बच्चा दिया। तो मैंने बोला कि हैग्रीव ने तो अनडाउटेडली दिया है, पर हैग्रीव से बड़ा रोल इसमें इसकी माँ अरेबियन ब्लैक का है। तो वो कंट्रीब्यूशन माओं का बहुत बड़ा है, बिल्कुल, घोड़े को बनाने में भी और घोड़े को बिगाड़ने में भी। बिल्कुल बिल्कुल। आप कई बार हम ऐसी घोड़ियां देखते हैं जिनको आप एक घोड़ा ब्रीड कराते हो और वो उस बच्चे को घोड़े से डिग्रेड करती है। बिल्कुल, कई घोड़े उस घोड़े से उस प्रोजेनी को उस घोड़े से अपग्रेड करती है। तो ये माओं का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, बहुत बड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ ब्रीडर आप जो भी आइडियल टाइप या फॉर्म या एक कैरेक्टर ब्रीड करना चाह रहे हैं, आपको उसके लिए आपका जीन पूल पहले तैयार करना पड़ेगा। ठीक है। अगर मैं बात देखूं कि ये घोड़ी और ये घोड़ा राम भरोसे काम है और छोड़ दो और हो जाएगा, ये कभी नहीं होता है ऐसा। और भगवान भी बेसिकली साथ उसी का देता है जो खुद कुछ करता है। खैर, आपका रिसर्च पॉइंट और रहता ही है, आपके पास इतनी अच्छी टीम है, आप ब्रीडिंग प्रोग्राम को पूरा देखो मैं आपको बताता हूँ, कोई टीम नहीं है और मेरी खुद की कोई रिसर्च नहीं है। आपको मैं सच बताता हूँ, ये जितना भी जो आप देख रहे हो ना, मैं बस आपके सामने बैठने वाला एक रिप्रेजेंटेटिव। और मैं किसका रिप्रेजेंटेटिव बताता हूँ मैं आपको। देखो, सबसे पहली तो अच्छी किस्मत ये थी कि इस घर में जन्म हो गया, बिल्कुल, जहाँ पे पहले से घोड़े थे। ठीक है। उसके बाद दाता हुक्म को, मेरे फादर को इंटरेस्ट था, उनसे मैं सीखता रहा। उसके बाद मुझे लाइफ में मेंटोर्स अच्छे मिले। आप अनंत सिंह जी केलवा को ले लीजिए, और भी रेस्पेक्टेड ब्रीडर्स हैं। तो और फिर उसके लास्ट में मेरा कंट्रीब्यूशन इतना था कि मेरी इच्छा थी इनसे सीखने की और इन्होंने सिखाया। तो ये जितना भी आप मुझसे पूछ रहे हो सवाल, इसके अंदर मेरा सबसे कम कंट्रीब्यूशन मेरे जो आसपास के लोग हैं जिनसे मैंने सीखा है, उनका बहुत बड़ा है। तो मैं बस आपसे बात कर सकता हूँ, मेरी जो समझ है वो भी मेरी नहीं है, वो भी उनकी है। मैं बस वो बता रहा हूँ आपको। अभी आप मेंटोर की बात कर रहे हैं, मेरा ये एक वैसे क्वेश्चन था, एक जैसे घोड़े चूज करना जितना मुश्किल है, मेंटोर चूज करना भी उतना मुश्किल है क्या? ये दुनिया में सबसे मुश्किल है। चूज करना कैसा होगा? नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है, और अभी मैं खुद को भी नहीं, हालांकि मैं बहुत खुद को लकी मानता हूँ कि मेरे पास मेंटोर चूज करना जरूरी है क्या? देखिए, बहुत जरूरी है। अच्छा, बहुत जरूरी है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर दुनिया का सबसे अच्छा प्लेयर है, पर कोच तो उसका भी है। बिल्कुल राइट। तो मेंटोर जो ये कहता है ना कि हम तो खुद ही सीखे, फिर वो आप खुद देखो, आप जब बोलते हो ना हम खुद सीखे, तो वो खुद सीखने का प्रोसेस बहुत लंबा है। और वो गलत भी आप जा सकते हैं। कितनी बार क्या होता है कि लोग एक सर्टेन ईगो पे ले लेते हैं कि नहीं, हमें जरूरत नहीं है किसी से पूछने की। एक सेंसिबल इंसान, जब आप लाइफ में किसी भी प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हो, इधर इन एजुकेशन या फिर आप कोई आर्ट आप फॉलो करते हो, या अगर आप इक्वाइन ब्रीडिंग, आप किसी को तो देखते हो ना, आप किसी को तो इंस्पिरेशन मानते हो, किसी को तो आइडियलाइज करते हो कि यार इनसे मुझे सीखना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज आप जो कह रहे हो, मेंटोर चुनना तो सबसे मुश्किल है। बिल्कुल। घोड़ा चुनना तो क्या है, अगर आप मेरे पास घोड़ी है, मुझे घोड़ा कवर कराना, मैं 10 जनों से राय लूंगा, जो 6 लोग घोड़े का नाम लेंगे, मैं वहां चला जाएंगे। सही है। मेंटोर चुनना दुनिया का सबसे और एक्चुअली क्या होता है कि देखिए, दुनिया में बहुत समझ वाले लोग हैं, बहुत समझ वाले लोग हैं। आप कितना उनसे समझ सकते हो, ये भी क्षमता आप में, आपकी पात्रता भी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। क्योंकि आप देखो, एक क्लास होती है, उसके अंदर एक टीचर होता है, बहुत स्टूडेंट्स होते हैं। अब उसी टीचर का एक स्टूडेंट फेल हो जाता है और एक टॉप कर जाता है। बिल्कुल। क्लास वही है, टीचर वही है, एनवायरनमेंट भी वही है, पर वो आप कितना सीखना समझना चाहते हो उसके बाद। जहाँ तक मेंटोर चूज करने की बात है, मोहित जी, इसका मैं कोई स्पेसिफिक मापदंड नहीं है, पर इसका मापदंड सिर्फ ये है कि जो लोग आपको ऐसा लगते हैं कि जिन लोगों ने इस ब्रीड के लिए कुछ किया है, जिन लोगों ने सच में घोड़े पैदा करके बताए हैं कि घोड़ा आप, अच्छा, इसमें किसी इंडिविजुअल की गलती नहीं है, ये एक सोसाइटिकल नॉर्म बन चुका है कि जिन लोगों के पास बहुत बड़ा फाइनेंशियल बैकअप है, जिनके पास अच्छे घोड़े हैं खरीदे हुए, आप उनसे राय ले रहे हो, वो कोई सेंस नहीं है उस बात का। क्योंकि उनके पास घोड़ा खड़ा है, वो एक फाइनेंशियल पावर से खड़ा है। अब उनको पकड़ो कि जिन्होंने घोड़ा, हालांकि जिन्होंने घोड़ा ब्रीड किया है, जिन्होंने ऐसा घोड़ा ब्रीड किया जिसको देख के लोगों ने बोला है कि हाँ, मतलब एप्रिसिएशन से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो मेंटोर हमेशा आपका वो होना चाहिए जिसको घोड़ा खरीदना नहीं, घोड़ा पैदा करना, घोड़ा बनाना आता है। तो एक मेंटोर से वो हो जाएगा, या फिर उसके लिए और भी देखो, मैं एक बात और हमेशा मानता हूँ, ये इसमें लोगों से मेरी सोच डिफर कर सकती है। आप 10 जनों से राय लो, पर आपका जो
एक जो लार्जर पर्सपेक्टिव पे जो मेंटर होता है वो एक ही एक ही होता है। वो आप 10 नहीं रख सकते, क्योंकि क्या होता है कि 10 लेजेंड्स हो सकते हैं पर हर एक का अपना एक परसेप्शन हो सकता है। बिल्कुल। तो अगर और उसके अलावा फिर आपकी भी एक इंडिविजुअलिटी है कि मेरे को क्या करना है। बिल्कुल सही। तो आप कितनी बार बहुत फिर आप कंफ्यूजिंग स्टेट में हो जाते हो। बिल्कुल। और मैंने देखे हैं ऐसे लोग बिल्कुल कि उनके पास पैसा है, रिसोर्सेज हैं, पर वो अभी भी सही सिलेक्शन पे नहीं आ पा रहे क्योंकि वो कंफ्यूज है। मतलब गंगा जी गए गंगाराम बन गए, जमुना जी के जमुनाराम बन गए वाली स्थिति होती है। बिल्कुल। तो वो है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राइट मेंटोर का होना लाइफ में बहुत जरूरी है। बहुत मतलब आप किसी भी, अच्छा आप सोचो अगर मेंटोर्स की वैल्यू नहीं होती तो फिर एजुकेशन, मतलब आप देखो एजुकेशन तो दुनिया की सबसे बड़ी फील्ड है जहाँ पे आपको विद्या मिलती है। तो फिर दुनिया के अंदर जो सारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, ये है क्या वो सब? बिल्कुल। वो बेसिकली आपको ट्रेन ही तो कर रहे हैं, आपको एजुकेट कर रहे हैं। तो वो आपके मेंटोर्स, आप उसको ट्यूटर कह दो, मेंटोर कह दो। बिल्कुल राइट। पर बेसिकली यू आर लर्निंग फ्रॉम समबडी। बिल्कुल। सो अगर जो, अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि जो आपको ज्ञान देता है वो सबसे बड़ा होता है। क्योंकि मुझे एक लाइन हमेशा मेरे एक दोस्त की मुझे हमेशा याद आती है, जो मुझे हमेशा एक बात बोलते हैं कि इस दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है इन्फॉर्मेशन। इससे महंगा कुछ है ही नहीं दुनिया में, कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही है। मेरे पास एक टॉप का घोड़ा खड़ा है, मुझे इस घोड़े के लिए घोड़ी लेनी जो 2 किलोमीटर दूर है, पर मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो घोड़ी खड़ी तो क्या काम की सारा वो इन्फॉर्मेशन। तो जो आदमी आपको विद्या दे रहा है उससे बड़ा तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता है। सही है। और देखो आज आप देखो, मैं इन घोड़ों की मेहरबानी से मैं कुछ ऐसे लोगों से मेरे लाइफ में मिला हूँ कि उन लोगों से मैंने घोड़ों से भी ज़्यादा लाइफ के बारे में बहुत सीखा है, उनके व्यक्तित्व को देख के। तो मेरे लिए वो बड़ी चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जब, ऐसा नहीं है कि जो लोग घोड़े में, आप उनसे सिर्फ घोड़ों के बारे में सीखा। आप मतलब मैं अभी जब मैं पुणे गया था तो एक शो को जज करने के लिए, तो मुझे किसी ने आके पूछा था कि इम्पोर्टेंट घोड़ों, तो मैं उनको ऐसे कुछ टॉपिक मैंने कहा था कि घोड़ों के कैरेक्टर से भी आजकल इंसानों के कैरेक्टर ढूंढना भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि खत्म वो भी उतने ही हो रहे हैं जितने घोड़ों में कैरेक्टर खत्म हो रहे हैं उतने इंसानों में भी हो रहे हैं, मॉरल कैरेक्टर्स। तो जो लोग अगर आज आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं तो वो ऑलरेडी बहुत बड़े हैं, वी शुड रेस्पेक्ट देम। एंड ठीक है, आज आप किसी से एडवाइस लो, अगर आपको करना है करना, नहीं करना, बट यू मस्ट ऑलवेज हैव समबडी जो आपको सही गाइड करते हैं। तो अभी जैसे आप कह रहे हैं आप पुणे में गए और आपने शो की जजमेंट का आपका कैसा रहा सिनेरियो, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। अच्छा तो अच्छा, ये तो आप एक लाइन में कंप्लीट कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको कंप्लीट वे में बताएं कि नहीं अच्छा जजिंग पॉइंट कैसा रहता है। पर्सनली एक आप घोड़ा लेके भी खड़े हुए हैं और एक टाइम आप घोड़ा जज भी कर रहे हैं। हाँ, मतलब एक्चुअली क्या होता है कि जब मैं आपको बात बताता हूँ, क्या होता है कि जब आप घोड़ा रिंग में लेके, अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग बात पूछी आपने, जब घोड़ा रिंग में लेके आप खड़े होते हो ना, तो आपको पता पड़ता है कि सक्सेस और फेलियर का डिफरेंस क्या है। आप इमोशनल कितना बर्डन कैरी करते हो जब आपको ऐसा लगता है कि मेरा घोड़ा डिजर्विंग था, ये आज नंबर नहीं ला पाए। राइट। अब वो किसी भी सिनेरियो से उस घोड़े ने प्रेजेंट नहीं किया, या फिर उससे बेटर कोई घोड़ा आ गया, या फिर जज को उस पॉइंट पे वो घोड़ा समझ में नहीं आया, कई सिनेरियो हो सकते हैं। बिल्कुल। तो जब आप उस सिनेरियो से निकल के फिर जब आप उस पोजीशन में होते हो ना कि आज आपके पास एक चार्टर, आज आपके पास एक पावर है, तब आप उस डर से डरते हो जो आपको उस पॉइंट पे लगा था कि यार मेरे घोड़े के साथ इनजस्टिस नहीं हो जाए। बिल्कुल। तो उस डर से आप इनजस्टिस नहीं करते हो। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो जज बनने से जो, तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जज बनने से पहले जब आप एक पार्टिसिपेंट होते हो ना, तो आपको हार और जीत की वैल्यू पता पड़ जाती है, और वैल्यू से ज्यादा उसका इम्पैक्ट पता पड़ जाता है। बिल्कुल। तो जब आप उस पोजीशन में होते हो तो आप कोशिश करते हो कि यार जो मैंने उस टाइम फील किया इनजस्टिस, या फॉर एग्जांपल एक फेलियर, वो कोई और नहीं फील करे। बिल्कुल। अच्छा ऐसा नहीं है कि कोई घोड़ा बिल्कुल डिजर्व नहीं कर रहा और क्योंकि बस वो फेलियर फील नहीं करे तो उससे आप जिता दो। जब आप, ऐसा क्या होता है जब आप रिंग के अंदर जब एक बहुत सिस्टमैटिक जजमेंट होता है ना, तो जो हारा है उसको भी लगता है कि नहीं यार ये डिजर्विंग थे, इनको नंबर मिला, वो सही थे। पर जब आपको, क्योंकि हाँ मैं मानता हूँ कि हर जने को बहुत समझ नहीं हो सकती घोड़ों की इतनी जल्दी, पर जिनको थोड़ी बहुत भी होती है उनको फिर अगर कभी यहाँ पे मन में भाव आ जाता है कि यार मेरा घोड़ा इससे तो बेटर था, मतलब मेरा 4th आ सकता था, या अगर मेरा 2nd आ सकता था, तो बस मैं ये कोशिश करता हूँ कि अगर कभी अगर मुझे ऐसा लगा हो तो मैं कोशिश करूँ कि मैं किसी के साथ ऐसा ना करूँ। राइट, बिल्कुल। तो वो एक मन में आ ही जाता है। बस ये तो अपने रिंग में एक घोड़े को जज करना मुश्किल ज्यादा है या एक घोड़े को रिंग में ले जाना ज्यादा मुश्किल? ले जाना बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम। घोड़े को ब्रीड करके उसको बना के तैयार करके रिंग में खड़ा करना बहुत बड़ा काम है। बहुत हिम्मत का काम है, पेशेंस का काम है। तो अचीवमेंट क्या है, मतलब घोड़ा ब्रीड करके ले जाना अचीवमेंट है या खरीद के ले जाना अचीवमेंट है? देखिए जो लोग घोड़ा खरीद रहे हैं उनकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके। क्योंकि वो खरीद रहे हैं, तो वो जो लोग घोड़ा खरीद रहे हैं वो एक ब्रीडर्स के लिए मोटिवेशन भी है ना, कि आज अगर आज एक कोई
आम ब्रीडर है जो अच्छे घोड़े ब्रीड कर रहा है, उसकी एक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी उसे पता है कि मैं अच्छे घोड़े ब्रीड कर रहा हूँ, कोई 4 समझदार लोग आएंगे जिनको शो का क्रेज़ है, वो मेरे अच्छे जानवर को समझेंगे, ऐसे लेके जाएंगे, रिंग में खड़ा करेंगे। बिल्कुल राइट। तो मैं कभी ये नहीं कहता कि जो घोड़ा खरीद रहे हैं उनमें समझ नहीं है, हर एक के अपने अपने दोनों के अपने पहलू हैं और दोनों की अपनी इक्वल इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल। अगर इसको आप बहुत कमर्शियल एंगल से भी देखें, जो कि मैं पर्सनली नहीं देखता हूँ, पर फिर भी अगर आप देखें तो इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग देन यू ऑल्सो वांट अ कंज्यूमर। बिल्कुल प्रोड्यूस कर रहे तो आपको उसको वापस बाजार में लेके ले जाना भी इम्पोर्टेंट होता ही है। हाँ।